हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024, ये बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र है। आज इसका हम सेट सी करेंगे। जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये प्रश्न पत्र की तरह ही हैं, आपने स्वयं पढ़नी है। ये देखिए, यहाँ पर सारी यहाँ पर सेक्शंस दी हुई हैं। और सेक्शन ए, इसमें हमारे पास 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है आप सब बच्चे बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे। जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या कस्तूरी रंगन। का सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ था 25 अगस्त 1950 को, या 26 नवंबर 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1950 को तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था? महीने बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामा जी कृष्ण वर्मा, अरविंद घोष, भगत सिंह या राजगुरु। और इसका सही आंसर है श्यामा जी कृष्ण वर्मा। ठीक है। अगला देखिए, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, राम बोस ने, रास बिहारी बोस या अरविंद घोष ने दिया था ये? सुभाष चंद्र। ठीक है। अगला देखिए, जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हुए हैं? 22, 21, 24 या 26? कितने हुए हैं? 24। ठीक है। अगला देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से यांग्स की कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं? राखीगढ़ी, हिडाना, मानहेरू या तिगड़ाना। और इसका सही आंसर क्या है? मानहेरू से। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है? समुचित जुताई, सीढ़ीदार कृषि, वनोन्मूलन और पेड़ों की रक्षा, मेखला बनाना। इसका सही आंसर है वनोन्मूलन, यानी वनों को काटना। वन काटने से मृदा अपरदन होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, कांडला या कोची। कहाँ है? नीचे जाके है, तमिलनाडु में, कॉर्नर पे बिल्कुल। अगला देखिए, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा गया है? हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु। बेंगलुरु है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। श्रीलंका की आबादी में सिंहली समूह का प्रतिशत कितने हैं? 71, 72, 70 या 74? का सही आंसर है 70%। सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या उपरोक्त, ये सभी जो हैं सरकार के अंग होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था डैश तरीकों से गठित होती है? एक तरीके से, दो तरीके से, तीन तरीके से या चार तरीके से? तो सही आंसर है आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण है भारत, बेल्जियम, स्पेन या उपरोक्त। भारत में जो है आंतरिक विविधता मिलती है। स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है? ये प्रश्न हमने पिछले प्रश्न पत्र में भी किया था। 71, 60, 65 या 33? 33% है, अंतिम प्रश्न था वहां पर ये। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू की आबादी कितने प्रतिशत है? 80.3%, 80.8%, 65.4% या 70.4%? इसका सही आंसर है 80.8%। चीन एक उदाहरण है दलीय व्यवस्था का, एक दलीय व्यवस्था का, बहुदलीय व्यवस्था का या
तीन दलीय व्यवस्था का। इसका सही आंसर क्या है? एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है चीन। 17 वर्ष व 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की संख्या में प्रतिशत कहलाता है मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, निबल उपस्थिति अनुपात, प्रति व्यक्ति आय। क्या कहलाता है वो? निबल उपस्थिति अनुपात। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? सरकारी कॉलेज में पढ़ाता है एक शिक्षक, अभी तो संगठित है क्योंकि यहाँ पेंशन भी मिलती है। पिछले प्रश्न पत्र में हमने संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अपने खेत में सिंचाई करता है किसान, अस्पताल में काम करने वाली नर्स, या डाकघर में काम करने वाला क्लर्क। अब ये तीनों तो सरकारी कर्मचारी हैं, ये जो है संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। अगला देखिए, ऋण के औपचारिक स्रोत क्या शामिल नहीं है? बैंक, सहकारी समिति, मालिक, या उपभोक्ता। मालिक इसके अंदर शामिल नहीं होता। 20वां क्वेश्चन देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 15 मार्च, दिसंबर, या 15 दिसंबर। इसका सही आंसर है 15 मार्च को जो है विश्व दिवस मनाया जाता है। देखिए सेक्शन बी के 6, हम यहाँ पे दो दो नंबर के 6 प्रश्न हमें मिलेंगे। प्रात क्या होते हैं? प्रात क्या होते हैं? पेड़ के नगरों में जो पिरामिड के आकार के ऊंचे मंदिर थे, उन्हें प्रात कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, प्रात कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण नाम लिखिए। वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण: वेद, ब्राह्मण और आरण्यक और। ठीक है। अगला देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो होती हैं जिनमें एक ही परियोजना से, एक ही प्रोजेक्ट से बहुत सारी जो काम है वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक से अधिक आवश्यक करती हैं, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। क्या बताया हमने आपको? ऐसी परियोजनाएं एक से अधिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। एक से अधिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक कृषि क्या है? अधिक पैदावार देने वाले बीज जहां प्रयोग और जहां पर रासायनिक और कीटनाशकों के व्यापार से व्यापारिक दृष्टि की जाने वाली कृषि है वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। अधिक पैदावार देने वाले बीज व रासायनिक और और कीटनाशकों के प्रयोग से व्यापारिक से की जाने वाली कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? संगठित क्षेत्र किससे बोलते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां पर रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती। ठीक है।
ऐसा क्षेत्र जहां कार की शर्तें निश्चित व नियमित होती है। बहुत आसान सा बताया मैंने आप। और इसकी क्या खासियत होती है? यहाँ पर जो है तनख्वाह रेगुलर मिलती है और इसमें पेंशन की सुविधा से हम संगठित क्षेत्र रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सामुदायिक सरकार के अर्थ बताइए। एक जाति, भाषा व संस्कृति द्वारा चुनी गई सरकार सामुदायिक सरकार कहलाती है। एक जाति, भाषा या सांस्कृतिक द्वारा चुनी गई सरकार जो है सामुदायिक सरकार कहलाती है। ठीक हो गया। अब हमने देखिए इस पहरे को पढ़कर यहाँ से इसके आंसर देने हैं। सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों का बंटवारा हो सकता है, जैसे दूसरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत और या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहें। दूसरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह जगह और अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हमारे हमारे संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यहाँ पे एक उल्लेख है पर लिखने में कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ पर श्रीलंका में नहीं हुआ। उच्चतर और निम्नतर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने स्तर पर सरकार बनाई जाती है? 3 स्तर पर होती है। वो केंद्र सरकार, ठीक है, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय ग्राम पंचायत वगैरह आ जाती है। उच्चतर व निम्नतर स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता बंटवारा क्या कहलाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है उच्चतर और निम्नतर सरकारों के बीच बंटवारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। आपने पहले में से ही चुनने आंसर। क्या श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा किया गया? यहाँ क्या लिखा हुआ है? श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ। क्या? अगला देखो, भारत व बेल्जियम किस प्रकार की शासन व्यवस्था के उदाहरण है? प्रकार की बताई भारत में, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ सत्ता का बंटवारा होता है ना। यहाँ पे हमारे पास संघीय शासन व्यवस्था है। क्या? अगला देखिए, ये हमने यहाँ प्रश्न छांट के ही लिखने हैं। 28वें प्रश्न, वर्ष 73, 74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रों के उत्पादन में हुई। परिणाम स्वरूप वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। वर्ष 2013-14 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का रहा है। इसी अवधि में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 31% हो गई। अतः प्राथमिक क्षेत्र रोजगार के मामलों में द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र से आगे रहा। अब आंसर देने हैं हमने यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, 2013-14 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? अभी ऊपर बताया है, क्षेत्र का। अब तीसरे में देखिए, वर्ष 2013-14 में रोजगार के क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 2013-14 में कितनी थी तृतीयक क्षेत्र की? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 40%। ठीक है ना। अगला देखिए, विगत कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा है? एक क्षेत्र का एक क्षेत्र। ठीक है, तो इस खंड से पहले
हम आपको एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको एक बार दोबारा जो है आपकी स्क्रीन पर लाएंगे, आपने उन पर प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं आपको उनमें से कितने क्वेश्चन याद रहे हैं। इसको देखिए और इनके आंसर आप अपनी नोट पे लिखिए। हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो आप अपने मैच कीजिए आंसर्स को कि आपके कितने आंसर ठीक आते हैं। ठीक है, 10 तक के हो गए, 11वां 12वां 13, आप इसको कर लीजिए बीच में के इनके आंसर्स आप नोट किए, आप आंसर लिख लोगे, फिर हमने जो आंसर बताया आप उनसे मैच कीजिए। ठीक है, अब सेक्शन डी देखिए, यहाँ पर है डांडी यात्रा के विषय में बताइए। पहले तो डांडी यात्रा किसने चलाई थी? लेके गया था महात्मा गांधी जी। कब? इन्होंने क्या किया था? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च से ही शुरू। ये कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से दांडी तक 40 दिन की यात्रा की थी इन्होंने, और 24 दिन में 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 19 दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिया हमने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू किया था। साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 दिन में 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 19 दांडी पहुंचकर नमक कानून। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? जो भारतीय विदेश नीति है के प्रमुख स्तंभ क्या है? एक तो पंचशील का सिद्धांत, नंबर एक। ठीक है, एक निरपेक्षता, हम किसी शामिल नहीं होंगे। ठीक, और दूसरा क्या है? तंत्र विदेश नीति, और चौथा क्या है? राष्ट्रहित सर्वोपरि, हम अपने देश का पहले भला सोचें। ये हमारी विदेश नीति के 4 स्तंभ हैं। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हो। वैसे इसमें क्या आएगा, कृषि है और उद्योग है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि द्वारा मिलता है। विकसित करने के लिए उद्योग की जो विकसित टेक्नोलॉजी है की में काम आती है। आप स्वयं भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, भारत में सड़क परिवहन की क्या समस्याएं हैं? अब क्या क्या समस्याएं? एक तो यहाँ सड़कें कच्ची हैं, लगभग जो है 50% सड़कें भारत में कच्ची हैं। ठीक, दूसरा क्या है? नेशनल हाईवे हैं, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या बड़ी कम है, और सड़कों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये 3 समस्याएं जो हैं आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संघीय शासन व्यवस्था किन 2 तरीकों से गठित होती है? और इसके तरीके क्या होते हैं? संघीय शासन व्यवस्था होती है 2 तरीकों से गठित होती है। एक तो राज्यों का गठन, और राज्य व राष्ट्रीय सरकार के बीच जो है सत्ता का बंटवारा। राज्यों का गठन और राज्य व राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, इस प्रकार जो है संघीय शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है, साम्राज्यवाद के भारत पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े? साम्राज्यवाद है कि जो गांव की इंडिपेंडेंस थी, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी, वो खराब होगी। भारत का आर्थिक शोषण हुआ। हमारे हस्तकरघा उद्योग थे सब खत्म हो गए। निर्यात की अपेक्षा जो है आयात बढ़ने लग गया, और पश्चिमी शिक्षा लागू होगी। ये साम्राज्यवाद के सबसे नकारात्मक
प्रभाव है भारत के ऊपर। देखिए, गांव की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न होना, भारत का आर्थिक शोषण, हस्तशिल्प उद्योग का पतन, निर्यात की अपेक्षा आयात को बढ़ावा मिलना और पश्चिमी शिक्षा लागू होना, ये साम्राज्यवाद के घातक परिणाम। इसी के अथवा में है 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। अब 1857 की क्रांति के कारण थे जो अंग्रेजी कंपनियां भारत में आई थी, उनकी की जो शोषणकारी नीतियां थी। तो हमारा हस्तशिल्प उद्योग था, जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, वो सारा उद्योग खत्म हो गए। सैनिकों के साथ और सामाजिक जो था वो भेदभाव था, धर्म और संस्कृति का उपहास करते थे हमारा वो। और उस समय चर्बी वाले कारतूस तत्कालीन कारण 1857 की क्रांति के बने थे। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आपने इसको ठीक ढंग से तैयारी इसकी करनी है। अगला देखिए, गेहूं की उपज का वर्णन कीजिए। अब गेहूं की उपज के लिए क्या क्या चीजें जरूरी? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 से 20 डिग्री। ठीक है। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है। भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल। ठीक है। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? बट इसको आपने अपना बना के लिखना है। और अधिक श्रम व पूंजी की आवश्यकता। ठीक है ना? में अधिक मेहनत लगती है और पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं इसके रख रखाव पे। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं बहुत बढ़िया ढंग से। और इसी के और में है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? अब यहाँ पर सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल होने के कारण क्या है? एक तो यहाँ भारत में जो है मरुस्थल जगह बहुत बड़ी है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा संभावित क्षेत्र है। ठीक है। माधोपुर में भारत का सबसे बड़ा यंत्र भी लगा हुआ है। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की संभावनाएं अधिक मात्रा में है। ठीक है। घरेलू और सड़कों पर प्रकाश के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का प्रश्न भविष्य है। है। है लोकतंत्र आप किस इस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार व वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र में क्या होता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि काम करते हैं, है ना? जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। जनता के अनुरूप जैसी नीतियां चाहिए उनको, नीतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है। सांसद जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक। नियमित चुनाव होता है। बहुमत का शासन होता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता के अनुरूप नीति निर्माण करते हैं। सांसद जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नियमित चुनाव होता है और बहुमत का शासन चलता है। अगला देखिए, राजनीतिक दल अपना कार्य सुचारू रूप से करें, इसके लिए उन्हें कुछ मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दीजिए। एक तो जो इलेक्शन है वो निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार का चयन होना चाहिए। ठीक। एक जनमत का सम्मान होना चाहिए। जनमत का सम्मान मैंने लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना, सरकार बनाने का काम करने का मौका मिलना चाहिए। स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? राजनीतिक जागरूकता। यहाँ लिख देता हूं, इनके पॉइंट आपने आगे लिखने हैं। राजनीतिक जागरूकता तो आप इलेबोरेट करके लिख सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 37वां प्रश्न है, बैंक किसी देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बैंक क्या काम करते हैं? कि जमा पूंजी को सुरक्षित करते हैं। ठीक है। जमा पूंजी पर ब्याज देते हैं। कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे व्यक्ति अपना रोजगार कर सकता है। बैंक लोगों को रोजगार देते हैं, घर बनाने के लिए और अपनी कोई फैक्ट्री लगाने के लिए उनको ऋण देते हैं। इस प्रकार बैंक जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इलेबोरेट करके लिखना, मैंने मेन मेन पॉइंट आपको ये बताए हैं। ठीक है। अगला देखिए, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब वैश्वीकरण से जो धनी उपभोक्ता है उनको फायदा होता है।
लिख लेते हैं इसको। करण से धनी उपभोक्ता को फायदा हुआ है। प्रतिस्पर्धा से छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। वैश्वीकरण से ग्रामीणों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों को अधिक लाभ मिला है। शिक्षित और कुशल लोगों को ज्यादा फायदा मिला है। 5 नंबर का ये है, आपके पास सेक्शन है। हमने मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता के मानचित्र पे दर्शानी है, और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा जो है ये भारत के मानचित्र। तो आशा करता हूँ प्रश्न पत्र आपको समझ में आया होगा। और Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.